नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षाओं में हमने मौलिक अधिकार पढ़ा और मौलिक 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों को हमने पढ़ लिया दोस्तों। और जो लास्ट मौलिक अधिकार है आज का, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हमने अभी तक क्या पढ़ा दोस्तों? हमने अभी तक जो पढ़ा वो एक तो था प्रस्तावना, हमने प्रियम्बल को हमने दोस्तों अच्छे से पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने बहुमत के प्रकार थे उनको पढ़ा दोस्तों, कितने प्रकार के बहुमत होते हैं और उनका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इनके बारे में हमने पढ़ा। और संविधान तथा राज्य व्यवस्था के अंदर अंतर को समझा दोस्तों हमने। और उसके बाद दोस्तों हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा। और मौलिक अधिकारों में अभी तक हमने 5 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार को दोस्तों हमने पढ़ लिया दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो लास्ट है दोस्तों। आज की क्लास हमें इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित लास्ट कक्षा होगी दोस्तों। इसमें हम इसके बाद जो करेंगे दोस्तों, हम मौलिक अधिकारों के जो क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट सीरीज निकालेंगे दोस्तों हम एक उसकी, और टेस्ट करेंगे। उसमें जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज की कक्षा हमारी मौलिक अधिकारों से संबंधित आखिरी कक्षा होने वाली है दोस्तों। और उसके बाद हम दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में हम आगे की कक्षाएं करेंगे प्रॉपर। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकारों में जो आखिरी छठा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है दोस्तों, इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो ये कहता है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 के अंदर है दोस्तों। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्ट किस में जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है दोस्तों। वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। 5 प्रकार के रिट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? रिट का मतलब होता है 5 तरह का आदेश पत्र जारी करेगा। किसके खिलाफ? जो रिट करेगा दोस्तों उसके खिलाफ, यानी कि इसमें 5 प्रकार की रिट जारी करता है उसके उल्लंघन का, यानी कि मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए उसमें क्या करेगा? 5 प्रकार की रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों। इसको हम देखते हैं और वो कौन कौन सी है दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं। अब इससे पहले हम देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था दोस्तों, मौलिक अधिकारों को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों। संविधान की आत्मा मौलिक अधिकारों को किसने कहा? क्योंकि इसने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। ये दोस्तों एक फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा दोस्तों? वो ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। तो अब हम देखते हैं इसके जो एक एक रिट को देखते हैं दोस्तों। पहली है जिसमें, यानी कि 5 प्रकार की रिट जारी करता है दोस्तों। कौन? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। हैबियस कॉर्पस दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा दोस्तों। इंग्लिश वर्ड आप याद जरूर रखना दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेक्षण, सर्सियोरी दोस्तों, और अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार का आदेश जारी करता है कौन दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट करता है। और इसके बारे में हम एक एक देखते हैं दोस्तों। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे पहले हम देखेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, वो किसके विरुद्ध में जारी करता है, किसके खिलाफ जारी करता है दोस्तों? तो ये देखेंगे अब हम सबसे पहले। तो इसमें देखिए दोस्तों, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस के अंदर अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो किसके विरुद्ध करेगा दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों लोक अधिकारी, लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों हो सकते हैं दोस्तों, निजी व्यक्ति। इसमें लोक अधिकारी की व्यवस्था है। लोक अधिकारी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? लोक अधिकारी का मतलब हुआ आर्टिकल 12 के अंदर जो भी अधिकारी शामिल होते हैं, आर्टिकल 12 में जो भी होंगे दोस्तों, वो किस में आएंगे? लोक अधिकारी के अंदर आते हैं। निजी व्यक्ति दोस्तों, इनके खिलाफ जारी करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। रिट जारी करेगा कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जारी करेगा। कैसे दोस्तों? अब इसके बारे में हम देखते हैं अच्छे से। यानी कि ये सबसे पहले हमने देखा कि लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है दोस्तों।
निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि हमने जब स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था दोस्तों, उसमें मनमानी गिरफ्तारी की मनाही करता है कौन, आर्टिकल 22 के में दिया हुआ है दोस्तों। अगर उसको गिरफ्तार करने का, उसको क्या बताएगा, गिरफ्तारी के कारण बताएगा, और उसको मन पसंद वकील से मिलने का परामर्श का अधिकार होगा दोस्तों। ये किस में है, आर्टिकल 22, यह स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि दोस्तों वो स्वतंत्रता का अधिकार है। अब यहाँ पर देखते हैं हम दोस्तों, अगर मान लीजिए इसमें क्या होता है दोस्तों, लैंग्वेज में लिखते हैं दोस्तों इसको हम, बस एक लिखते हैं दोस्तों पैराग्राफ में। तो दोस्तों इसके अंदर हैबेस कॉर्पस के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर क्या होता है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर इसके द्वारा, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है, बंदीकर्ता, ध्यान रखिए दोस्तों, एक एक वर्ड को हम अच्छे से समझें, बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। न्यायालय बंदीकरण के आधार पर विचार करता है दोस्तों, न्यायालय बंदीकरण के आधार पर विचार करता है, और यदि वह विधि सम्मत है तो बंदी को मुक्त करने का आदेश देता है दोस्तों। अब इसको हम देखते हैं दोस्तों, यानी कि इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है। बंदीकर्ता का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर बंदीकर्ता का मतलब हुआ दोस्तों, यानी कि इसके अंदर किसी लोक अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, या किसी निजी व्यक्ति ने किसी कारण से किडनैप किया है, यानी कि किसको, किसी व्यक्ति को किडनैप किया है, तो वो कौन हुआ दोस्तों, बंदीकर्ता हुआ दोस्तों। और उसके खिलाफ जारी कर रहा है कौन, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कोई पुलिस अधिकारी है, सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देता है कि बंदीकर्ता, वो बंदीकर्ता हुआ दोस्तों कौन, पुलिस अधिकारी, उसके खिलाफ जारी करता है कि व्यक्ति को यह 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। उसको आदेश देगा कि इस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। अगर दोस्तों न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है और न्यायालय उस बंदीकरण, यानी कि उस बंदीकरण व्यवस्था को जो उसमें दोस्तों उसमें क्या किया है दोस्तों, उसने बंद किया है दोस्तों, उसने अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है दोस्तों, उस लोक अधिकारी ने उसको गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर विचार करता है कौन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करता है, अगर वह विधि सम्मत नहीं है दोस्तों, यानी कि इलीगल तरीके से उसको गिरफ्तार किया दोस्तों, तो उसको क्या करेगा दोस्तों, उस बंदीकरण को मुक्त करने का आदेश देगा कौन, सुप्रीम कोर्ट देगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा और उसके जो अधिकारों का हनन हुआ उसको लागू करने का निर्देश देगा दोस्तों। तो यह है दोस्तों बंदीकरण, यानी कि हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस है दोस्तों वो लोक अधिकारी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यानी कि हैबियस कॉर्पस किन के विरुद्ध, किसके खिलाफ जारी होती है, हैबियस कॉर्पस रिट है वो किन के खिलाफ जारी होती है, तो वो दो लोगों के खिलाफ जारी होती है, निजी व्यक्ति भी होता है उसमें और लोक अधिकारी भी होते हैं दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों हमारे पास बंदीकरण, हैबियस कॉर्पस दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक बात ध्यान और देने योग्य है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो दोस्तों वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और उसने कहा कि साहब कि ये बंदा, यानी कि ये अधिकारी, ये पुलिस अधिकारी मेरे को बिना वजह की गिरफ्तार कर लिया दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर बंदी, यानी कि जो बंदी है दोस्तों, जिसको बंदी बनाया गया है, वो ही नहीं जा करके उसके खिलाफ दूसरा भी कोई जा सकता है दोस्तों, यानी कि उसके खिलाफ दूसरा भी कोई जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि साहब उसको, उस आदमी को, उस अधिकारी ने, उस पुलिस अधिकारी ने बिना वजह से गिरफ्तार किया है, कोई कारण नहीं है दोस्तों। तो इसके अंदर वो क्या करेगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान लेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में हम उसका केस फाइल नहीं कर सकते, बल्कि हम यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, इसलिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं दोस्तों। तो ये है हमारे दोस्तों बंदीकरण। अब हम देखते हैं परमादेश, मैंडेमस क्या होता है दोस्तों, परमादेश क्या होता है, इसके बारे में और देखते हैं दोस्तों। अगली जो रिट है दोस्तों वो है परमादेश, मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है दोस्तों, वो केवल दोस्तों मैंडेमस है दोस्तों, यानी कि परमादेश जो रिट है दोस्तों वो केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। और इसमें लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है और सुप्रीम कोर्ट
लोक अधिकारी को यह निर्देश देता है, लोक अधिकारी को निर्देश देगा दोस्तों कौन? सुप्रीम कोर्ट, कि वह विधि द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों का पालन करे दोस्तों। विधि के द्वारा जो निर्धारित कर्तव्य हैं दोस्तों, यानी कि जो उसको वर्क दिया गया है, जिस भी लोक अधिकारी को जो कार्य दिया गया है दोस्तों, वो विधि के अनुसार जो निर्धारित कार्य है वो अपना कर्तव्य का पालन करे दोस्तों। ये बात करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट के जारी करता है दोस्तों, रिट जारी करता है। अगर इनका उल्लंघन करता है दोस्तों कौन? लोक अधिकारी, तो सुप्रीम कोर्ट उसके आदेश जारी करता है, रिट जारी करता है। वो कौन सी रिट जारी करता है? परमादेश, मैंडेमस रिट जारी करता है दोस्तों। और इसमें देखते हैं हम एक एग्जांपल दोस्तों। मान लीजिए कोई पासपोर्ट अधिकारी है दोस्तों, पासपोर्ट अधिकारी। अब पासपोर्ट रखना एक मौलिक अधिकार है दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों। तो पासपोर्ट रखना एक मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार है दोस्तों, इस कारण से मान लीजिए हम किसी पासपोर्ट अधिकारी के पास जाते हैं दोस्तों, और उसको कहते हैं साहब हमें अपना पासपोर्ट बनवाना है दोस्तों। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो वो करता है दोस्तों आपसे कुछ पैसे या भ्रष्टाचार करने का कुछ कार्य करता है दोस्तों, या फिर न बनाने का कहता है दोस्तों, न बनाने के लिए कहता है। लेकिन उसका कार्य क्या है दोस्तों? विधि द्वारा जो कर्तव्य है दोस्तों, उनका पालन करना उसका कर्तव्य है दोस्तों। तो लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो अगर हमारे पास तथ्य हैं उसके खिलाफ हमारे पास सबूत हैं दोस्तों, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम उन सबूतों को दिखा सकते हैं दोस्तों कि साहब ये लोक अधिकारी दोस्तों, कि ये लोक अधिकारी मेरे पासपोर्ट बनाने से मना कर रहा है, मेरा पासपोर्ट बनाने से मना कर रहा है। और पासपोर्ट रखना पता होगा आपको एक मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो इस कारण से वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज दोस्तों क्या करेगा? उसके खिलाफ एक रिट जारी करेगा। कौन सी? परमादेश, मैंडेमस रिट जारी करेगा। और उसमें उसको आदेश देगा, उस लोक अधिकारी को आदेश देगा, पासपोर्ट अधिकारी को आदेश देगा दोस्तों कि विधि के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करे। साहब विधि के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करे और आपका पासपोर्ट बनवाने के लिए कहेगा दोस्तों, और आपका पासपोर्ट बन जाएगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारे पास परमादेश, मैंडेमस रिट। अगली जो हमारे पास है दोस्तों प्रोहिबिशन एंड सर्स्योरी। दोस्तों दोनों एक ही है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ अंतर है। इसको अब देखते हैं दोस्तों हम, यानी कि प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण जो रिट जारी करते हैं दोस्तों, वो दोनों एक ही है। इनकी परिभाषा दोनों की दोस्तों एक ही है, एक ही रूप से जारी की जाती है। लेकिन अंतर क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो अगली जो रिट है दोस्तों वो है दोस्तों प्रोहिबिशन और सर्स्योरी, यानी कि प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये दोस्तों ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ विरुद्ध जारी की जाती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक संस्था हो या अर्ध न्यायिक संस्था हो, तो उनके विरुद्ध जारी की जाती है कौन सी दोस्तों? प्रोहिबिशन और सर्स्योरी, यानी कि प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण जो रिट है दोस्तों, वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी की जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लें कि न्यायिक संस्थाएं कौन सी होती हैं और अर्ध न्यायिक संस्थाएं कौन सी होती हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं हम दोस्तों। तो न्यायिक संस्थाएं कौन सी होती हैं दोस्तों? जिसके अंदर यानी कि कार्य कौन सा हो? न्यायिक कार्य करता हो। न्यायिक संस्थाएं वे होती हैं जिसके अंदर न्यायिक कार्य किया जाता हो और न्यायिक व्यक्ति हो, जज यानी कि जज हो, उसके अंदर जो कार्य करने वाले हो व्यक्ति हो, वो कौन हो? जज हो दोस्तों, न्यायिक हो दोस्तों, वो होती है न्यायिक संस्थाएं। अर्ध न्यायिक संस्था की बात करें तो कार्य तो इसके अंदर भी न्यायिक ही होता है, यानी कि न्याय देने का कार्य किया जाता है इसके अंदर भी अर्ध न्यायिक। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो न्याय देने का कार्य करते हैं वे दोस्तों गैर न्यायिक व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वे गैर न्यायिक होते हैं। जैसे कि हमारे पास CAT होता है दोस्तों, कौन सा? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग होता है दोस्तों, ट्राई होता है दोस्तों, NGT होता है। ये जैसी संस्थाएं कौन सी होती है? अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं दोस्तों। और इन संस्थाओं को द्वारा यानी कि दोस्तों इन संस्थाओं के द्वारा कार्य करने का उल्लंघन यानी कि क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है दोस्तों, ये दोनों रिट जारी करता है। यानी कि इन संस्थाओं के द्वारा उल्लंघन करके की जाने वाली कार्यवाही को कौन रोकता है दोस्तों? क्षेत्राधिकार का उल्लंघन। किसका? अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन। इन संस्थाओं के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार
अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके की जाने वाली कार्यवाही को कौन रखता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। और कौन सी रीट जारी करता है? प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोस्तों। अब दोस्तों इस दोनों के अंदर अंतर क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो इससे पहले हम देखें यानी कि अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कैसे हुआ इसके अंदर, इसको देखते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यानी कि न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी हुआ, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन इन संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जाती है तो इन संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किया जाता है, अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके जो कार्य किया जा रहा है, इस कारण से सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ ये जारी करता है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों एक ए है व्यक्ति और एक बी व्यक्ति है। ध्यान से देखना दोस्तों, एक एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ए व्यक्ति है दोस्तों, एक बी व्यक्ति है। अब ए और बी दोस्तों मान लीजिए दोनों हैं मध्य प्रदेश के, दोनों मध्य प्रदेश के हैं दोस्तों, एमपी के हैं दोस्तों, दोनों कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और दोस्तों मान लीजिए ए जो है ना, ए है, इसका मान लीजिए कोई रिलेटिव, कोई भी इसका रिलेटिव, चाचा फूफा कोई भी हो दोस्तों, इसका कोई भी रिलेटिव है दोस्तों, वो जज है। क्या है? जज। एक का रिलेटिव जज है दोस्तों, एक का रिलेटिव कोई जज है, हाई कोर्ट का जज है। मान लीजिए हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट, मान लीजिए पंजाब हाई कोर्ट है दोस्तों, वहां का जज है दोस्तों। कौन है? ए का कोई भी रिलेटिव दोस्तों। और मान लीजिए दोस्तों ए और बी के अंदर कोई झगड़ा हो जाता है दोस्तों, इनकी लड़ाई हो गई दोस्तों। तो ये क्या करता है दोस्तों, यानी कि इसका जो है, जो रिलेटिव है दोस्तों, वो जज कहां पर है? हाई कोर्ट में दोस्तों, वो है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर जज है दोस्तों। तो ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर इनकी मध्य प्रदेश के अंदर यानी कि इस क्षेत्र के अंदर इनकी लड़ाई हुई दोस्तों, दोनों यहाँ के रहने वाले हैं, इस क्षेत्र में लड़ाई हुई। लेकिन ये क्या करता है, इसका रिलेटिव होने के कारण ये डायरेक्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर याचिका करता है दोस्तों। और इस हाई कोर्ट के अंदर ये क्या कर देता है, मुकदमा यानी कि मुकदमा लेके जाता है, यानी कि केस को हाई कोर्ट के अंदर लेके जाता है। और यहाँ पर उसको जाकर के कहता है कि इसके साथ लड़ाई हो गई, ऐसे ऐसे बात हो गई। तो ये बात बताता है दोस्तों कौन? ए। यानी कि एक का रिलेशन के कारण ये अपने मध्य प्रदेश में यानी कि यहाँ पर इसको केस फाइल करने की बजाय ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गया, वहाँ पर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर। बल्कि इसका क्षेत्राधिकार कहाँ पर था दोस्तों? एमपी के अंदर करना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ न करने के बजाय ये यहाँ पर कर गया। अब ये क्या करता है दोस्तों, मान लीजिए इसका चाचा है दोस्तों, यहाँ पर जज कौन है? इसका चाचा दोस्तों। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये चाचा क्या करता है, ये कार्रवाई शुरू कर देता है दोस्तों, कार्रवाई शुरू कर देता है। लेकिन इसको भी पता है कि ये मेरे क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आता है, कि आप एमपी के अंदर झगड़ा हुआ आपका, तो आप एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर केस फाइल करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा करने की बजाय यहाँ पर ही वो कार्रवाई शुरू कर देता है दोस्तों। तो ये कार्रवाई शुरू की है दोस्तों, इसने यहाँ पर इसने कार्रवाई शुरू की है, हरियाणा के अंदर शुरू की है, यानी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर कार्रवाई शुरू की है। उसको रोकने हेतु दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, प्रतिषेध रिट जारी करता है, उसको रोकने यानी कि कार्रवाई को रोकने के लिए। कि क्या कहेगा कि साहब आपके क्षेत्राधिकार का नहीं है दोस्तों, ये कहेगा उसको, किसको? इसको कहेगा, इस जज को कहेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज क्या कहेगा कि ये आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, आप इसकी कार्रवाई नहीं कर सकते, आप इसकी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो जो कार्रवाई को रोकने के लिए दोस्तों प्रतिषेध रिट जारी करेगा दोस्तों, कौन? सुप्रीम कोर्ट, इसके विरुद्ध में, इसके खिलाफ दोस्तों, यानी कि इसके खिलाफ प्रतिषेध रिट जारी करेगा दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों कहीं किसी कारण से ये इसको पता चला कि बाद में पता चला दोस्तों इसको कि इसको निर्णय सुना दिया, इसका निर्णय सुना दिया किसने? इसने, इस हाई कोर्ट ने, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने निर्णय सुना दिया इनकी लड़ाई का, और इसको मान लीजिए कुछ सजा दे दी। तो क्या हुआ दोस्तों, बाद में पता चला कि ये इसके क्षेत्राधिकार का नहीं है, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बजाय यहाँ पर करना चाहिए था। तो ये क्या करता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से जाता है, और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करता है दोस्तों, उत्प्रेक्षण रिट जारी करता है। क्यों?
क्योंकि इस समय ये क्या कर दिया दोस्तों, निर्णय सुना दिया गया, यानी कि कार्रवाई खत्म कर दी गई और निर्णय सुना दिया गया। तो निर्णय को रद्द करने हेतु, रद्द करने के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उत्प्रेक्षण रिट जारी करेगा, यानी कि सर्सियोरी रिट जारी करेगा। कौन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। तो सीधी बात यह है दोस्तों इसमें, यानी कि दोनों एक ही हैं दोस्तों, अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी की जाती है दोनों। लेकिन क्या होता है दोस्तों इसके अंदर, ये जो प्रतिषेध रिट है दोस्तों, ये निर्णय को रोकने हेतु, यानी कि निर्णय कार्रवाई को रोकने के लिए जारी की जाती है। लेकिन जो उत्प्रेक्षण रिट है दोस्तों, वो कार्रवाई को रद्द करने के लिए, यानी कि जो निर्णय है उसको रद्द करने के लिए जारी की जाती है दोस्तों। तो ये हमारे पास दोस्तों प्रतिषेध रिट और उत्प्रेक्षण रिट। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो दोस्तों एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना। आखिरी है दोस्तों हमारे पास अधिकार परीक्षा। एक पॉइंट और नोट कर लेना दोस्तों आप, कि जो परमादेश रिट है दोस्तों, परमादेश रिट है दोस्तों, वो लोक अधिकार के विरुद्ध जारी होती है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसके क्या है दोस्तों, अपवाद है। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध में जारी नहीं होती है। कौन सी, परमादेश दोस्तों, परमादेश मैंडेमस जो रिट है दोस्तों, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होती है। आर्टिकल 32 में दोस्तों जो आखिरी रिट है दोस्तों, वो कौन सी है, क्यो वारंटो दोस्तों, अधिकार परीक्षा दोस्तों, अधिकार परीक्षा। और ये अधिकार परीक्षा दोस्तों, ये जो क्यो वारंटो है दोस्तों, ये जो है लोक अधिकारी के संबंध में, जो लोक अधिकारी के पद के संबंध में, लोक अधिकारी का जो लोक पद है दोस्तों, उसके पद के संबंध में कार्रवाई करना होता है दोस्तों इसमें। यानी कि इस रिट के द्वारा क्या होता है दोस्तों, इस रिट के द्वारा लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यानी कि लोक पद पर किसी व्यक्ति के वैधता की जांच करता है दोस्तों, और उसका दावा अगर विधि सम्मत नहीं है, उसका दावा विधि सम्मत नहीं है तो उस पद से हटा देता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कोई लोक अधिकारी है दोस्तों, वो किसी कारण से, यानी कि गलत तरीके से, यानी कि गलत प्रकार से उस लोक पद को धारण किया है दोस्तों, उस लोक पद को धारण किया है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये उसके खिलाफ ये रिट जारी करवा सकता है। यानी कि उसके, तो सुप्रीम कोर्ट में कह सकता है दोस्तों कि इसने साहब विधि सम्मत इस पद को धारण नहीं किया है, लेकिन उसके पास साक्ष्य होने चाहिए, यानी कि साक्ष्य या सबूत होने चाहिए उसके पास। अगर उसके पास ठोस तथ्य हैं, यानी कि उसके खिलाफ ठोस तथ्य हैं कि उसने गलत प्रकार से इस पद को धारण किया है, तो दोस्तों उसके खिलाफ दोस्तों अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो जारी करेगा। कौन, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट क्यों वारंटो जारी करेगा, और उसको अगर उसकी वैधता की जांच करेगा और उस व्यक्ति के द्वारा किया गया दावा ये कहता है कि ये अधिकारी दोस्तों, इसके अंदर वे दावा करता है कि ये अधिकारी गलत तरीके से, यानी कि गलत विधि द्वारा सम्मत नहीं है, तो दोस्तों वो उसको हटा सकता है, उस पद से उसको हटा सकता है। कौन से रिट के द्वारा, अधिकार परीक्षा रिट के द्वारा दोस्तों। तो ये था हमारे पास दोस्तों आखिरी रिट, अधिकार परीक्षा। आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों, यानी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी कर सकता है दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी कर सकता है, क्या हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 32 के अनुसार तो 5 प्रकार की रिट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट को क्या है दोस्तों, शक्ति प्राप्त है, 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन दोस्तों क्या हाई कोर्ट को भी 226 अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 226 के अनुसार, अनुच्छेद 226 के अनुसार 5 प्रकार की रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है दोस्तों। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों, इसके अंदर अंतर सिर्फ ये, और 32 के अनुसार, अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और इसमें हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, WRIT रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है दोस्तों, अगर सिर्फ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो दोस्तों आर्टिकल 32 के अनुसार सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के अनुसार ही रिट जारी कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन
मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ अनेक और अधिकार है दोस्तों, उनका उल्लंघन होने के कारण होने पर भी और उनका उल्लंघन होने पर भी क्या कर सकता है दोस्तों, वो हाई कोर्ट 226 के अनुसार, आर्टिकल 226 पर के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ये पांचों प्रकार की रिट जारी कर सकता है, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविएशन, सर्सियोरी और क्यू वारंटो, पांचों प्रकार की रिट जारी कर सकता है दोस्तों, कौन, हाई कोर्ट। दोस्तों ये था हमारे पास आर्टिकल 32। अब हम देखते हैं इसके आर्टिकल। हमने देखा कि जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार है वो संविधान के पार्ट नंबर 3 में है और पार्ट नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है दोस्तों। अब 12 से लेकर 35 तक है दोस्तों, उसमें ये आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 33, 34 और 35 को भी हम देख लेते हैं। अब देखते हैं हम आर्टिकल 33, 34 और 35 के बारे में। आर्टिकल 33 क्या कहता है, अनुच्छेद 33 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 33 कहता है चार प्रकार के व्यक्तियों की बात करता है, यानी कि जो कानून व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति है दोस्तों, कानून व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति है दोस्तों, सशस्त्र बल से संबंधित जो भी व्यक्ति है, यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना से संबंधित जो भी व्यक्ति है दोस्तों, उनके बारे में, और आसूचना जैसे कि गुप्तचर एजेंसी, गुप्तचर संस्था जैसे कि आईबी होता है दोस्तों, इनके बारे में, इनसे संबंधित जो भी व्यक्ति है दोस्तों, इनसे संबंधित जो भी व्यक्ति है, वायरलेस टेलीफोन या दूर संचार से संबंधित जो भी विशिष्ट व्यक्ति है दोस्तों, उनसे संबंधित व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का निर्धारण कौन करता है दोस्तों, राज्य करता है। इनकी बात कौन करता है, राज्य निर्धारित करता है। इनके यानी कि इनसे संबंधित जो भी व्यक्ति है, उनके मौलिक अधिकारों का निर्धारण कौन करेगा, राज्य करेगा दोस्तों। ये बात किस में की गई है, आर्टिकल 33 में बात कही गई है दोस्तों। अब आर्टिकल 34 क्या कहता है, अनुच्छेद 34 कहता है दोस्तों, यदि सैनिक कानून लागू हो जाता है, यानी कि सैनिक कानून लागू हो जाता है तो मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, यानी कि सैनिक कानून लागू होने पर मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। ये बात करता है कौन, अनुच्छेद 34। और सैनिक कानून क्या होता है, यानी कि मार्शल लॉ क्या होता है दोस्तों, मार्शल लॉ कहता है यदि कोई क्षेत्र घोर अशांति का शिकार हो जाता है, यानी कि कोई भी क्षेत्र घोर अशांति का शिकार हो जाता है तो उस क्षेत्र में सेना का नियंत्रण बढ़ जाता है, उस क्षेत्र को सेना के नियंत्रण में दे दिया जाता है और वहां पर सेना की शक्तियों को बढ़ा दिया जाता है। ये बात कौन करता है दोस्तों, आर्टिकल 34 कहता है। ये बात आर्टिकल 34 कहता है और ये मार्शल लॉ की बात करता है। और मार्शल लॉ क्या होता है दोस्तों, यानी कि कोई भी क्षेत्र, भारत का कोई भी क्षेत्र अगर घोर अशांति का शिकार हो जाता है तो वहां पर उस क्षेत्र को सेना के नियंत्रण में दे दिया जाता है और उस क्षेत्र में सेना की शक्तियों को बढ़ा दिया जाता है, उसको हम कहते हैं मार्शल लॉ। और वहां पर जो बनाया गया जो कानून होता है दोस्तों, बनाया गया कानून होता है उसको हम सैनिक कानून कहते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं दोस्तों। आर्टिकल 35 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी विषय होंगे, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी विषय होंगे, उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है, संसद को है दोस्तों। केवल उसका संबंधित जो भी कानून बनाएगा उसको अधिकार केवल संसद को है दोस्तों। ये बात कौन करता है, आर्टिकल 35 कहता है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निलंबन की जो व्यवस्था है दोस्तों, वो आर्टिकल 358, 359 में दी गई है। उनके बारे में और देख लेते हैं दोस्तों। दो आर्टिकल बचे हैं दोस्तों, आर्टिकल 358, 359 दोस्तों। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो निलंबित करने की जो व्यवस्था है वो किसमें है दोस्तों, आर्टिकल 358, 359 के अंदर। आर्टिकल 358 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 358 कहता है यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 19 अपने आप यानी स्वतः ही क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है दोस्तों। यानी कि आर्टिकल 19 अपने आप ही निलंबित हो जाता है। कब, यदि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है और किस कारण से, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण यानी कि नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है दोस्तों, तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है दोस्तों। आर्टिकल यानी कि स्वतः ही निलंबित हो जाता है, इसमें कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है। ये था हमारे पास दोस्तों आर्टिकल 358।
आर्टिकल 359 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 359 कहता है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, यानी कि युद्ध, इसमें तीन चीजें दी हुई है दोस्तों, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसमें तो दो ही थी, युद्ध और बाह्य आक्रमण, इसमें तीन है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो सभी या किन्हीं ध्यान दीजिए, सभी या किन्हीं मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश से ही निलंबित किया जा सकता है, सभी को किया जा सकता है या किन्हीं को भी, कोई को भी किया जा सकता है दोस्तों। किसमें? आर्टिकल 359 के द्वारा। अब एक प्रावधान किया गया था 1978 में, 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे दोस्तों। आर्टिकल 20, 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे, सिर्फ राष्ट्रपति आदेश देकर। यहाँ पर तो दिया हुआ है दोस्तों कि सभी या किन्हीं को अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में कह दिया गया, प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे दोस्तों। तो ये था हमारे पास दोस्तों, हमने पढ़ा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों पिछली कक्षाओं में हमने अच्छे से प्रस्तावना को पढ़ा दोस्तों, और बहुमत के प्रकार टाइप्स और मेजोरिटी को पढ़ा, संविधान तथा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के अंदर अंतर को समझा, और मौलिक अधिकारों को हमने अच्छे से समझा दोस्तों। और अगला जो हम करेंगे हम दोस्तों, उसमें करेंगे 50 क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे दोस्तों, उनको आप जरूर करना दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसकी क्लासेस कर रहे हैं और MCQ क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है दोस्तों। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं बनेंगे दोस्तों, हम उसे टेस्ट सीरीज के अंदर डालेंगे दोस्तों। तो ये था हमारे पास दोस्तों आज का विषय, और कल अगला जो विषय होगा दोस्तों हमारे पास होगा वो DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, उनके बारे में, और उसके बाद जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, राम राम साहब।